नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये घटना चक्र एमसीक्यू का दूसरा वीडियो होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का है और एक सीरीज शुरू किया है मैंने 120 प्लस स्कोर सीरीज है ये। इसमें आपको क्या सब मिलेगा एक दिन में डिटेल में बना कर बता दूंगा आपको। इसमें आपको जो बिहार स्पेशल है इसके लिए केबीसी नैनो और दृष्टि आईएएस के लेक्चर मिलेंगे पूरे के पूरे। उसके अलावा एमसीक्यू मिलेगा घटना चक्र और लूसेंट से। लूसेंट के साइंस कवर करेंगे सिर्फ हम लोग, और एमसीक्यू घटना चक्र में आपको ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री इन तीनों के मिल जाएंगे, जिससे मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको करंट अफेयर के सारे एमसीक्यू में मौजूद करवा दूंगा, आपको मिल जाएगा चैनल पर, फ्री में कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं किसी से इस चीज़ के लिए। ओके, करंट अफेयर एमसीक्यू के बाद हम लोग इसी सीरीज़ में स्कोर 120 प्लस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, 2 टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनेगी खुद की कि आप कितना ज़्यादा इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं। एक एक वीडियो को फॉलो करते चलिए। 68 बीपीएससी अगर फरवरी में होता है तो उससे पहले आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा, आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। डिपेंड फिर अंत में एक ही चीज़ पर करता है कि आप कितना रिवीजन करके गए हैं। क्वेश्चन सारे आपको फैमिलियर ही मिलेंगे एग्जाम में, जो मैं करवा चुका हूँगा ऑलरेडी। ओके, और स्टेटमेंट वाले सवाल भी हम लोग करेंगे। जो नया पैटर्न आएगा बीपीएससी के कुछ दिनों में, नया पैटर्न जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ, उसको भी मैं करवा दूंगा। ओके, और अच्छे से करवाऊंगा मैं, चिंता मत करना उसकी। तो फॉलो करते चलिए इसको, जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको दृष्टि आईएएस का और केबीसी नैनो का बुक ऑलरेडी कंप्लीट मिलेगा। फिर से मैं उसी वीडियो को इसलिए डाल देता हूँ ताकि आप नए वीडियो को देखें, उसी वीडियो को नया मानकर देखें, आपकी तैयारी हो सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसका जो वीडियो मिलेगा घटना चक्र का, घटना चक्र 2022 नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें एक वीडियो डला है हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री का। दूसरा वीडियो आज है, फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर अंत में मिडेवल में कंप्लीट करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं। और साथ साथ में मेंस का गाइडेंस का भी वीडियो आएगा। 67th मेंस जिनको देना है उनके लिए आज एक वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं दोपहर तक। ओके, पहला है, निम्न से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल नहीं, तो मुर्शीद कुली खां था, जो कि इसके द्वारा मुगल सम्राट ने इसको नियुक्त किया था। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला नाम था उनके द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां ही था। और फर्रुखसियर की क्या खासियत है? इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो बिहार में हुआ था, इस चीज़ का ध्यान रखना। मोहम्मद शाह रंगीला को तो जानते ही होंगे आप लोग, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, लंपट इंसान। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। देखो बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर से पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। इसलिए इस तरह के सवालों को हल्के मत लेना, किसी भी सवाल को हल्के मत लेना, क्योंकि एग्जाम का जब प्रेशर होता है तो आता हुआ सवाल भी हम गलत कर जाते हैं। निम्न से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ये कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध माना जाता है, जिसने प्रभुत्व को प्रारंभ किया और जिसने प्रभुत्व को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था, वो था आपका बक्सर का युद्ध। ओके, 1864 में हुआ है बक्सर, और 1764 में हुआ है बक्सर। कब हुआ है? 1764, और 1757 में हुआ है प्लासी। इस चीज़ का ध्यान रखना, 23 जून 1757 डेट इसलिए याद रखना क्योंकि बीपीएससी ने कितनी ही बार पूछा है इसका डेट भी। ओके, 1757 रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। ब्लैक होल की घटना याद होगी। पूरा बंगाल का इतिहास आपको ध्यानपूर्वक बैठ के स्पेक्ट्रम से पढ़ना चाहिए, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764। पानीपत तृतीय कब हुआ है? 1761। ये सारे युद्ध भारत हारता गया। 1757 पहले कौन हारा? बंगाल के जो नवाब थे वो हारे। 1761 में कौन हार गए? महाराष्ट्र जो मराठा शक्ति था वो परास्त हो गया। 1764 में क्या हुआ? जो त्रिगुट था बंगाल का, अवध का और मुगल बादशाह का, इसको हरा दिया था अंग्रेजों ने। ओके, तो ये पूरी तीनों के तीनों युद्ध जो हैं ये भारत में बिल्कुल परिवर्तन का काल है इतिहास का। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कब मानी जाती है? निर्णायक तो प्लासी का युद्ध माना जाता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में। देखो 2 बार यहाँ पर पूछा है, बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है।
अगला है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो पलासी का युद्ध था। पलासी कहाँ पर है? बिहार बंगाल के बॉर्डर के पास आपको मिल जाएगा ये। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। नवयुवक था ये, आपको पता होना चाहिए। इसकी बहुत कम उम्र थी जब इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ कर दिया, और बाद में इसने आत्महत्या कर ली थी। बहुत सारे इस पर फ्रॉड के वो लगाए गए थे, इल्ज़ाम लगाए गए थे। ये सब चोर थे एक्चुअली में, बहुत बड़े करप्ट इंसान भी थे। हमारे तो लिए तो शोषक थे बिल्कुल, अंग्रेज़ों के लिए भी थे ये। उनके भी बहुत सारे पैसे हड़प लेते थे, यहाँ से पैसे हड़प हड़प के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं इन्होंने। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है। बहुत ही चमत्कारी तरीके का सेनानायक था। जब डिटेल में आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रैटेजी क्या थी इसकी वॉर लड़ने की, युद्ध पे जो वॉरफेयर जिसको कहा जाता है, उसमें अद्भुत था ये इंसान। पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी नदी है। बीपीएससी का सर घूमा तो एक बार पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे है, इतना खराब फैक्ट भी पूछ सकता है। निम्न से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? आपको पता ही होगा, मीर कासिम एक योग्य शासक था। भले ही इसको अंग्रेजों के प्रसाद के रूप में मिला था राज्य, लेकिन ये योग्य शासक था। यह आपको पता होगा कि जो मीर जाफर था उसको हटा के मीर कासिम को बनाया गया था। तो इसने अंग्रेजों के छल प्रपंच और कपट से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आ गया था कि अंग्रेजों के छल प्रपंच से बच के हम अपने तरीके से राज करें। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, मास्टर तो आपका कोई और है, आपको उसी हिसाब से राज करना पड़ेगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था बक्सर का युद्ध। देखो पलासी का युद्ध जो था ना, ये अंग्रेजों के छल प्रपंच का परिणाम था। मीर जाफर जैसे लोगों ने साथ दे दिया था अंग्रेजों का। लेकिन बक्सर का जो युद्ध था ना, ये वास्तविक रूप में जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपनी शक्ति मनवाई थी। तीनों बड़े राजाओं को बिना किसी छल प्रपंच, बिना उसके वॉरफेयर में हरा दिया था, युद्ध में हराया था। इसलिए बक्सर का युद्ध 1764 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, टर्निंग पॉइंट माना जाता है। किसको किसको हराया था? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। बहुत बार पूछ चुका है, आसान है, जो लोगों ने बार बार पीसीएस दिया होगा, लेकिन नए लोगों के लिए मुश्किल है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। मेजर हेक्टर मुनरो के था और कुछ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा राज्य नहीं था, क्योंकि 1761 में पलासी बोल रहा हूँ, पानीपत में ऑलरेडी मराठा भी हार चुके थे, सबको मिटा दिया था उसने। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी रॉबर्टस ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि पलासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। समझ गए बंधुओं? आगे चलते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक रहा था? तो सबसे ज़्यादा निर्णायक रहा था बक्सर का युद्ध। कौन सा रहा था? बक्सर के युद्ध ही ए आंसर इसका हो जाएगा। निम्न से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध समझा जाता है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था उस समय दिल्ली का शासक। और अगर पूछा जाएगा कि अंग्रेजी प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से होती है, तो पलासी का युद्ध से। ओके। बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपको पता ही है, मीर कासिम था उस समय। मीर कासिम, देखो पहले मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। मीर जाफर बना, लेकिन मीर जाफर के बाद किसको बनाया गया? मीर कासिम को बनाया गया। अभी देखा आपने, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया मीर कासिम राजधानी। मीर कासिम अपने ढंग से राज करने लग गया, तो फिर से मीर कासिम को हटा के किसको बनाया गया? फिर से मीर जाफर को बना दिया गया। तो मीर कासिम उस समय निर्वासित में भाग रहा था इधर उधर, जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी, तो इसलिए उस समय नवाब कौन था बंगाल का? तो मीर जाफर ही फिर से बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफर, बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ये प्रदान किया गया था शाह आलम द्वितीय के बाद। शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। जब युद्ध जीत लिया उसके बाद क्लाइव आता है भारत। क्लाइव भारत आने के बाद इलाहाबाद की संधि करता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिल गए।
12 अगस्त 1765 को अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इसी समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया उसको। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय और उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। इसी अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, जहाँ पर उनकी मौत हो गई थी विस्टन में। तो राजा राम मोहन राय जी जो हैं उनको राजा की उपाधि किसने दिया था? इसी अकबर द्वितीय ने दिया था। आज क्लियर हो गया होगा सब कुछ। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर के काल में? इस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव ही था इस समय गवर्नर। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? अभी देखा हमने कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है, लेकिन डेट पूछा है उसको। और देख रहे हो बीपीएससी में दो बार पूछा है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सामने नोट करके रख लेना पेज पर। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान किया गया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया। मुर्शिदाबाद का बनाया, उप दीवान बनाया। किसको बनाया? तो मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय का नाम सुना होगा आपने। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अच्छा लग रहा होगा सेशन तो लाइक जरूर करना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको कहानी के जैसे याद हो जाए। इतिहास को अगर कहानी के जैसे एक बार आपने याद कर लिया ना, मतलब समझ लिया ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ओके, अगला है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? देखो 1765 में उनको दीवानी प्रदान किया गया है। कहाँ का प्रदान किया गया है? बंगाल का। अब मुझे बताओ बंगाल के आस पड़ोस में कौन सा ऐसा हिली स्टेट है जहाँ पर जनजाति लोग निवास करते हैं? तो बंगाल के ठीक बगल। बंगाल का मतलब अभी का पश्चिम बंगाल से मत लगाना। बंगाल का मतलब है पूरा बांग्लादेश, पूरा अभी पश्चिम बंगाल का, पूरा बिहार का भाग। इन सब में हिली स्टेट जब बंगाल से थोड़ा सा उधर बढ़ हो गए। देखो बांग्लादेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? मेघालय राज्य है। वहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया नाम की 3 हिल है, 3 पहाड़ी है। गारो, खासी, जयंतिया, तीनों पहाड़ी जो हैं वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं। भारत के संविधान में जो दिया गया है अनुसूचियों में, उसी में है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मतलब स्वायत्त जिले हैं। इसी में 3 जनजातियाँ निवास करती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तीनों हिली स्टेट हैं। ओके, इन तीनों पर में कौन किसके संपर्क में सबसे पहले आए? तो खासी के संपर्क में आए थे। ओके, खासी जरूर ध्यान में रखना। अगले पर चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीवानी प्राप्त होने के बाद 1765 में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक व सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु और सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों पर पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लग गए और उससे खासी जनजाति लोगों के संपर्क में आ गए। अब इस तरह के सवाल जो हैं वो आपको बीपीएससी में अधिक देखने को मिलेंगे। इस तरह का जो स्टेटमेंट वाला है, ध्यानपूर्वक करना इसको। एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना क्या होता है बताता हूँ। जो स्टेटमेंट गलत है उसको पहले ही ऑप्शन में से काट दो। जैसे मान लो, अभी पढ़ा नहीं है मैंने, पहला स्टेटमेंट मान लो गलत है, तो ये 2 ऑप्शन तो हट जाएंगे। अब इसी 2 में से मुझे चुनना है। 4 में से 1 चुनना आसान है कि 2 में से 1 चुनना आसान है? अब देखते हैं कि इसका क्या सा लिखा हुआ है। राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ओके, 3 स्टेटमेंट रहता है, 4 स्टेटमेंट रहता है, 5 स्टेटमेंट तक रहते हैं, तो उसमें आपको एलिमिनेशन में बहुत मदद मिलेगा। एलिमिनेशन का तरीका अपनाना। मैं किसी दिन स्पेसिफिक रूप से स्टेटमेंट वाले सवाल लेकर आऊँगा, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, तो उसमें आपको मैं सिखाऊँगा एलिमिनेशन क्या होता है। अगला है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? युद्ध जितने लड़े गए हैं उनका कालक्रम आपको निकालना है। 18वें शतक के सारे युद्ध हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन सा इसका आंसर होगा। सबसे पहले होगा अंबर का युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, फिर वांडीवॉस का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में।
ओके, अब इन सब के डेट दिखा देता हूँ, एक एक युद्ध बता दूंगा किसके किसके बीच हुआ था। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में। मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए थे। अंबर का युद्ध, ध्यान रखना, कर्नाटक के युद्ध में इसका नाम आता है। अगला है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध पता ही है, अभी कितनी बार पढ़ा है। वॉन्डिवॉस का युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। लाली का नाम पता होगा, जब डुप्ले को भारत से भगा दिया गया। डुप्ले फ्रांस का सबसे अच्छा गवर्नर बन के आया था भारत में। वो जो आप पढ़ते हो ना कि सहायक संधि जब उस वेलेज अली ने शुरू किया, उसका जन्मदाता डुप्ले ही था। बक्सर के युद्ध तो पता ही है। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को किसने हराया था? मेजर हेक्टर मुनरो ने। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वॉन्डिवास युद्ध में पराजित हो गया था। अभी देखा हमने, काउंट लाली नाम है उसका। वॉन्डिवास का युद्ध 1760 में हुआ, तो इस समय क्या हुआ था? ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था। 1760 का प्रसिद्ध वॉन्डिवास का युद्ध, कौन सा बीपीएससी? 66वीं बीपीएससी 2020। वॉन्डिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, क्या ये सही है? आपको पूछा है सही से मिले तो बिल्कुल गलत है, इसको काट दो। वॉन्डिवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही है। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे नहीं, सिख थे। कौन थे? सिख। जब रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी तो सिखों को ख़त्म किया था डलहौजी ने। रंजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके जीवित रहते इतना साहस नहीं कर पाए अंग्रेज कि उनकी सीमा में भी प्रवेश कर जाएं। रंजीत सिंह जी की जो सेना थी वो वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक थी। नए नए उन्होंने आधुनिक तरीके के हथियार दिए थे। उनके बाहर विदेशी सैन्य कमांडर थे, उनके सेना में काम करते थे। इसलिए जब तक वो जीवित रहे उनके राज्य को अंग्रेजों ने छुआ तक नहीं, दूर रहते थे, सीमा से दूर रहते, सतलज नदी के इसी तट पर रहते थे। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा युद्ध किसने किसके बीच हुआ। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई 1795 ईस्वी में। बी युग्म सही सुमेलित है। निम्न से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? विरोध तो सबने ही किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मारा था अंग्रेजों को मराठों ने। मराठे बहुत शक्तिशाली, पूछो कैसे। 1761 में एक युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, जिस पर मूवी बनी है, घटिया सी मूवी में कुछ नहीं दिखाया है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इसमें मराठे हार जाते हैं। 60,000 मराठों को कत्ल कर दिया जाता है पानीपत के युद्ध के मैदान में। सब कुछ छीन जाता है, इनका इज्जत तक चली जाती है। लेकिन ये रक्त बीज थे। रक्त बीज का मतलब एक मारोगे तो 10 पैदा हो जाते थे, इतने बलशाली थे। अगले 10 से 15 सालों में इन्होंने अंग्रेजों को फिर से मारा और उसको बहुत सारी संधियां अंग्रेजों को करनी पड़ी जो उनके लिए शर्मनाक थी। अंग्रेजों को फिर परेशान किया इसने। कब तक? 1816 ईस्वी में मराठों के साथ अंतिम मराठा युद्ध होता है। तब तक इन्होंने खूब परेशान किया था इनको। 1816 या 1818 के आसपास युद्ध होता है। तो मराठा वो शक्ति थे, समझ रहे हो ना। अगर पानीपत का युद्ध ये नहीं हारते तो पूरे भारत पर ये राज करते, समझ रहे हो। आगे चलते हैं, अगले वाले सवाल पर चलते हैं। क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर से संबंधित अब सवाल हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सा सम्मिलित था? तो श्रीनगर का राज्य सम्मिलित था। उस समय का दिल्ली नहीं था, काबुल भी नहीं था। रंजीत सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। ये मिसल क्या होते हैं? सिखों में अलग अलग मिसल थे। मिसल का मतलब जैसे कुल खानदान से आप जोड़ सकते हो, आसान में अगर समझाऊँ तो सुकरचकिया इसी प्रकार का एक मिसल था जिससे बिलोंग करते थे रंजीत सिंह जी। महाराजा रणजीत सिंह जी अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह जी का सतलज के पार के सिख के राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रसंगत विकल्पों में श्रीनगर रंजीत सिंह जी के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह जी की एक ही आंख थी, एक आंख इनका खराब था। तो इनको जब पूछा गया तो इन्होंने बोला कि मेरा भगवान इसीलिए एक आंख खराब कर दिया क्योंकि मैं एक ही आंख से संपूर्ण जनता को एक ही नज़र से देख सकूं। मतलब कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकूं। मैं
एक नज़र से अपनी जनता को देख सकूं, ऐसा इन्होंने बोला था। अच्छे सिख शासक थे, महान सिख शासक थे। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ए आंसर इसका हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह जी के राज्य की राजधानी क्या थी? इसको याद रखना, लाहौर इनकी राजधानी थी। लाहौर कौन सी राजधानी थी? लाहौर इनकी राजधानी थी। हाँ, यहाँ पर वही दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इनकी एक और महानता की कहानी। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। आक्रमण करने आया था वो, वापस जाते समय उसकी तोप चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर राजा को, जो आक्रमण करने आया था, उसको उसकी तोप लौटा दी। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी थी। इतना खुश हुआ कि उन्होंने बोला कि लाहौर ले जाइए आप। 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। राजा रणजीत सिंह जी ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी, अदालत आला। रणजीत सिंह जी की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अदालत आला किस साम्राज्य से संबंधित था? तो सिख साम्राज्य से संबंधित था। और ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट आज के हिसाब से था। उसका न्यायाधीश कौन होते थे? खुद सम्राट। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से? शाह शुजा से ही प्राप्त हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? अभी मैंने आपको कहानी सुनाया, महाराजा रणजीत सिंह जी। अगले पर चलते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जी के उत्तराधिकारी कौन थे? बहुत बार पूछा गया है। खड़ग सिंह थे इसके उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी माना जाता है इन सबको, क्योंकि उतना बड़ा साम्राज्य, उतना सुव्यवस्थित साम्राज्य को संभाल नहीं पाए थे उसके बाद। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये थे दलीप सिंह। जो दलीप ट्रॉफी हो, उनका नाम सुना है, वही दलीप सिंह है ये। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था दलीप सिंह जी का। इनकी अस्थि बाद में भारत लाई गई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह, दलीप नाम है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? नहीं था, ये पूछा गया है। इसका ए और डी दोनों ही आंसर दिया है। सन हेनरी लॉरेंस भी थे उसका सदस्य, और जॉन लॉरेंस भी था, लेकिन HM इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इसके सदस्य नहीं थे। ये यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। पहले यूपीपीसीएस मेंस में भी ऑब्जेक्टिव सवाल आते थे और ये सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ई ऑप्शन तो नहीं है। बीपीएससी के लिए बन सकता है सवाल, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। 1849 में डलहौजी का पीरियड है ये भी पूछ सकता है पंजाब का विलय किसने किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसन को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। HM इलियट और रॉबर्ट मोंटगोमरी इस परिषद के संबंधित सदस्य नहीं थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदर अली। हैदर अली अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जब तक जिंदा रहा अंग्रेजों को बहुत मारा दौरा के इसने। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये हैदर अली ही था जिसने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। जो मैसूरों का युद्ध हुआ ना, उसमें पहली बार हैदर अली के और टीपू सुल्तान के सैनिकों के द्वारा मिसाइल का यूज किया गया था पहली बार। उसी को उठा कर ले गए अंग्रेज लोग ब्रिटेन, उस पर रिसर्च किया और आने वाले सालों वर्ल्ड वॉर उन्होंने जम के मिसाइल का, प्रक्षेपास्त्रों का यूज किया था। अभी भी लंदन के म्यूजियम में वो प्रक्षेपास्त्र रखा हुआ है जो हैदर अली और जो टीपू सुल्तान था उसकी सेना के द्वारा यूज किया गया था। इस चीज़ को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था वो था सर आयरकूट। बेहतरीन सेनानायक था अंग्रेजों का, सर आयरकूट नाम था, जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। हैदर अली को हराया था, ध्यान रखना। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। हैदर अली को बेहतरीन सैन्य संचालक माना जाता है। बहुत कम लड़ाइयाँ उसने हारी है। जैसे बाजीराव प्रथम का जो नाम सुनते हो आप, तो वो भी बहुत कम, उसने तो कोई युद्ध ही नहीं हारी, 40 युद्ध लगातार जीते थे बाजीराव प्रथम ने। उसी तरीके का हैदर अली भी था। बहुत ही छोटे पद से इतने बड़े साम्राज्य का शासक बन गया था ये हैदर अली, अपने बदौलत, अपनी काबिलियत के बदौलत।
टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम द्वीप है एक, आपको पता होगा, नदी द्वीप कहलाता है ये। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई एवं यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। जैकोबियन क्लब क्या है, अब ये मत पूछो, फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, फ्रांस की क्रांति पढ़िए, फिर जाकर जैकोबियन क्लब आपको पता चलेगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? उस समय एम्बेसी स्थापित किया था इसने, तो इसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर? तो पोल्लीलूर में। अगला पर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। ऊपर से ही पढ़ देता हूँ मैं। हैदर अली टीपू सुल्तान ने मराठों और निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। इसमें बहुत ही शर्मनाक संधि था ये। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस, मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ गया। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देना पड़ा और भी बहुत कुछ देना पड़ा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं रहने दिया है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1799 में लड़ते लड़ते मरा था। मरने के बाद भी हाथ में तलवार बंधा हुआ था 1799 ईस्वी में। बीबीसी पर जो यूट्यूब चैनल है उस पर विवेचना कार्यक्रम आता है, उसमें टीपू सुल्तान का एक होगा पढ़ना। मैं किसी का ऐसे महिमा मंगम नहीं कर रहा हूँ, आप जाके उसको सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। क्या है कि कौन सा एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, गलत है, हैदर अली विजेता हुआ था। सुमेलित इसमें डी दिया हुआ है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य ही दिवंगत हो गया था लड़ते लड़ते मैदान में। 20 का आंसर डी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ देता हूँ मैं, 1767 से 69 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज का गवर्नर वेरेलस था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, संधि सबके याद रखना, प्रथम मद्रास की संधि के द्वारा, द्वितीय कब से कब तक हुआ है? 80 से 84, 1780 से 84। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दूसरे में कौन सी संधि? मैंगलोर की संधि। मद्रास ऐसे देखो, मद्रास यहाँ है, मैंगलोर यहाँ पोर्ट है, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ। तृतीय में क्या होगा? तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि से होता है। टाइम पीरियड 90 से 92 है। इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है बुरी तरीके से। चतुर्थ में उसकी मौत ही हो जाती है, तो कोई संधि वंधि होगा नहीं। हड़प लिया था पूरे राज्य को, फिर वाडियार वंश को ये राज्य लौटा दिया गया था। सूची को मैच करना है। इलाहाबाद की संधि तो 1765 ईस्वी में हुआ था। मद्रास की संधि कब होती है? सलवाई की संधि कब होती है? मद्रास की संधि कब हुई थी? पहले आंग्ल मैसूर के बाद। अब मैंगलोर की संधि दूसरे आंग्ल मैसूर के बाद। और सलवाई की संधि तो मराठों से हुई थी। तो यहाँ पर देखो सबका दिया होगा, यहाँ पर आंसर दिया है सी, यानी कि 1 का 4 है। इलाहाबाद की संधि का 1765 ईस्वी में हुआ है। मंगलौर की संधि कब हुआ है? तो ये हुआ है 1784 ईस्वी में। सलवाई की संधि हुआ है 1782 ईस्वी में और मद्रास की संधि हुई है 1769 ईस्वी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। डेट याद कर लेना आप लोग। डेट याद करने मुझे तो बहुत दिक्कत आती है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सारधना में, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कल अपलोड हो जाएगा पीडीएफ कल अपलोड होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मुझसे कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम आईडी दिया रहता है, वहाँ पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, यही गलत दिया हुआ है। बाकी महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए, बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने
यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी सही है। टीपू सुल्तान पर बहुत ज़्यादा कन्वर्जन का भी आरोप लगता है कि ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था। तो इसका BCD सही है, ए गलत है इसका। आज का ये छोटा सा ही वीडियो था, बहुत सारे सवाल हमने कंप्लीट किए। मेन है कि एक सवाल है मैंने आपको 2-2 3-3 फैक्ट कंप्लीट करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, जहाँ भी हो सके आपको बताइए लोगों को कि कोई पढ़ा रहा है, पढ़ाने की कोशिश अच्छा कर रहा है। ओके, फीडबैक ज़रूर देना है कि आगे वीडियो इसी तरह का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।